Hello students, welcome back to your favorite channel Study with Jenny. Today we are going to discuss about the chapter number 9 Name, Age, Kings and Chronicles. ये चैप्टर आपके स्टूडेंट्स टर्म 2 के अंदर आ रहा है। अब इस चैप्टर की बात करें तो ये अकेला जो चैप्टर है इसके वेटेज ऑफ मार्क्स होने वाले हैं 10। अब इस चैप्टर के अंदर हम चैप्टर के नेम को देख लेते हैं। पहले किंग्स, तो इस चैप्टर के अंदर मेनली किन किंग्स की बात हो रही है? मुगल रूलर्स की बात हो रही है। एंड क्रोनिकल्स का क्या मीन्स है? क्रोनिकल्स मीन्स इतिहास, वर्तांत, इतिवर्त। तो क्रोनिकल का मीन्स हिस्ट्री। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो मुगल एम्परर्स हैं उनकी जितनी भी हिस्ट्री है, जितने भी उनके बारे में क्रोनिकल्स लिखे गए हैं उनको रीड आउट करने वाले हैं। विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये एक आपके चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि जो मुगल वर्ड है ये मेनली कहाँ से ड्राइव हुआ है? तो मुगल वर्ड निकला है मंगोल वर्ड से। जितने भी मुगल रूलर्स थे वो अपने आप को क्या कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे? वो अपने आप को तिमूर्स कहते थे। ये मुगल रूलर टर्किश रूलर थे और तिमूर के डिसेंडेंट थे अपने पैटर्नल साइड से। पैटर्नल मीन्स फादर की साइड से। अब इन 1526 के अंदर बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर आता है और मुगल डायनेस्टी की नींव रखता है। अब बाबर की बात करें तो वो अपनी मैटरनल साइड, अपनी मदर की साइड से किसका डिसेंडेंट था? गांगिस खान का डिसेंडेंट था। बाबर का जो होमलैंड है वो सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया के अंदर फरगना, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, FARG आएगा, HANA। तो फरगना उसका सेंट्रल एशिया के अंदर होमलैंड है। लेकिन जो उज्बेक्स होते हैं उज्बेकिस्तान के, वो बाबर को वहाँ से ओवरथ्रोन कर देते हैं और बाबर को कहाँ आना पड़ता है? बाबर पहले काबुल आता है अफ़गानिस्तान के अंदर और कुछ टाइम बाद ही 1526 के अंदर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर मूव करता है। उसके पीछे 2 रीजन्स हैं। फर्स्ट रीजन इज इन सर्च ऑफ न्यू टेरिटरीज के लिए, सेकेंडली रीजन इज फॉर हिज क्लान रिसोर्सेज। तो उसका जो क्लान होता है उसकी रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। बाबर का जो आने वाला जो सक्सेसर है वो उनका खुद का बेटा होता है। उनका नाम है नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं क्या करता है? जितनी भी उनकी फ्रंटियर्स हैं उनको एक्सपांड करने में वो सक्सेस रहता है। लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद 1530 के अंदर वो गद्दी पर बैठता है और 1540 के अंदर उसको अपनी जो सत्ता है वो खोनी पड़ती है। एक अफगान रूलर आ जाता है जिसका नाम है शेरशाह सूर। शेरशाह सूर उसको डिफीट कर देता है और हुमायूं को इंडिया छोड़कर ईरान जाना पड़ता है। यहाँ सफाविद जो रूलर्स हैं उनके यहाँ रिफ्यूज लेनी पड़ती है। लेकिन हुमायूं 1555 के अंदर फिर कम बैक टू इंडिया आता है और इंडिया के अंदर आकर अपनी जो थ्रोन है दोबारा से रिकैप्चर करता है। 1 ईयर के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती। तो कहने का मीन्स ये 1556 के अंदर हुमायूं की डेथ हो जाती। हुमायूं के बाद जो उसका सक्सीड या सक्सेसर है वो उसका बेटा होता है जिसका नाम है अकबर। तो अकबर मुगल एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है, सबसे महानतम रूलर माना जाता है। जब इसका टाइम पीरियड होता है, जब ये रूल कर रहा होता है अकबर, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो मुगल एम्पायर है रिचेस्ट ग्रेट हाईएस्ट अपनी ऊंचाइयों पर होता है। उसके पीछे कई रीजन्स हैं। फर्स्टली रीजन ये है कि जो अकबर है उसका एम्पायर है उसको एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड के साथ साथ उसको कंसोलिडेटेड भी करता है। और साथ ही साथ जो अकबर का जो एम्पायर होता है काफ़ी लार्जेस्ट होता है, स्ट्रोंगेस्ट होता है और रिचेस्ट होता है। अब हम देखते हैं उसके बाद जो उसके सक्सेसर आते हैं अकबर के, वो होता है जहांगीर। जहांगीर के बाद उसका सक्सेसर आता है शाहजहां और शाहजहां के बाद उसका सक्सेसर होता है औरंगजेब। जब औरंगजेब की डेथ हो जाती 707 के अंदर, उसके बाद जो मुगल रूलर्स हैं, आने वाले जो रूलर्स हैं जिनको पोस्ट मुगल रूलर्स कहा जाता है, वो काफ़ी वीकर होते हैं, वो इतने मोर पावरफुल नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे जो उनकी पावर्स है वो वीक होने लगती है। अब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमने देखा था क्रोनिकल्स वर्ड।
अब ये देखते हैं कि जो क्रॉनिकल्स हैं वो हमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस देते हैं किसके बारे में, अबाउट द मुगल पीरियड को जानने के लिए। और ये जितने भी क्रॉनिकल्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन में फारसी भाषा में लिखे गए हैं। अब हम बात कर रहे थे कि मुगल औरंगजेब की डेथ हो जाती 707 के अंदर, जब आने वाले जो पोस्ट मुगल रूलर होते हैं काफ़ी वीक होते हैं। पर जो मुगलों की जो सत्ता है लास्ट एंड कब तक चलती है, 1857 तक इनकी सत्ता चलती है, ये सत्ता के अंदर रहते हैं। हम देखते हैं कि जब 1857 के अंदर रिवॉल्ट होता है तो उस टाइम बहादुर शाह जफर को क्या मानते हैं, वो अपने एक नॉमिनियल लीडर मानते हैं, नामात्र शासक मानते हैं। तो मुगल रूलर का लास्ट जो रूलर है मुगल एम्पायर का वो कौन है, बहादुर शाह जफर सेकंड है। और 1857 के अंदर जो ब्रिटिश रूलर्स आते हैं इंडिया के अंदर वो बहादुर शाह जफर को ओवरथ्रोन कर देते हैं, उनकी सत्ता को यहाँ से उखाड़ देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, मुगल क्रॉनिकल्स वर मेनली रिटन बाय मुगल कोर्टियर्स। अब जितने भी मुगल क्रॉनिकल्स लिखे गए, मुगलों की जो हिस्ट्री लिखी गई वो मुगल कोर्टियर्स के द्वारा लिखी गई थी। इनके अंदर जो मुगल क्रॉनिकल्स थे उनके अंदर कौन कौन से इवेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, तो फर्स्टली फोकस किया गया इवेंट रिलेटेड टू द रूलर से रिलेटेड जितने भी इवेंट थे, हिज फैमिली, उनका कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी वॉर्स हुई और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितनी भी नॉलेज है वो हमें क्रॉनिकल से मिलती है। अब कुछ क्रॉनिकल्स जो फेमस क्रॉनिकल्स थे उनके नाम बताएं तो फर्स्टली है अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल। तो द स्टोरी ऑफ अकबर है, अकबरनामा के अंदर ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है, किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। शाहजहाँ नामा है तो द स्टोरी ऑफ शाहजहाँ। और आलमगीर नामा है द स्टोरी ऑफ आलमगीर। आलमगीर मतलब औरंगजेब की एक टाइटल थी, तो उनकी टाइटल के नाम पर ही आलमगीर नामा लिखा गया था। अब जितने भी मुगल रूलर्स थे उनकी मदर टंग क्या थी, टर्किश लैंग्वेज थी। लेकिन जब अकबर आता है तो अकबर अपने कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन लैंग्वेज को बना देता है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पर्शियन लैंग्वेज के अंदर वो ट्रांसलेट करवाता है। अब हम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 16 एंड 17 सेंचुरी की बात कर रहे हैं। उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर बहुत से वेरियस रीजन से यहाँ पर सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर लोग आए, वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, उनका डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल था, डिफरेंट डिफरेंट उनका फूड कल्चर्स था, डिफरेंट डिफरेंट उनके प्रैक्टिसेस थे, उनके कल्चर थे। इस प्रकार से जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसका भी क्या हो गया, इंडियनाइज्ड हो गया। उसके अंदर भी कुछ हिंदी लैंग्वेज के कुछ अदर लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स थे मुहावरे थे वो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड हो गए। इसी प्रकार से एक पर्शियन लैंग्वेज से एक अलग लैंग्वेज बनकर आई जिसका नाम था उर्दू लैंग्वेज। उर्दू किसका मिक्सचर थी, हिंदवी लैंग्वेज और प्लस उसके अंदर कुछ पर्शियन लैंग्वेज के वर्ड थे, उससे मिलकर बनी उर्दू लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कि जो मुगल टाइम पीरियड के अंदर जो हैंड रिटन बुक्स लिखी जाती थी उनको किस नाम से जाना जाता था, उनको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। और वो मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पर रखी जाती थी, एक प्लेस होता था उसको कहा जाता था किताब खाना, दैट इज स्क्रिप्टोरियम भी कहा जाता था। स्क्रिप्टोरियम इसलिए कहा जाता था कि वहाँ पर हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी और साथ ही साथ उन स्क्रिप्ट्स को वहाँ पर पुरानी स्क्रिप्ट को वहाँ रखा जाता था और नई जो स्क्रिप्ट थी वो वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती थी किताब खाना के अंदर। तो इज़ दैट क्लियर, यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं कि द क्रिएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इंक्लूड अ नंबर ऑफ पीपल सच एज अ पेपर मेकर, स्क्राइबर्स और कैलीग्राफर्स, ग्लाइडर्स, पेंटर्स, बुक बाइंडर एंड मैनी अदर्स। तो हम देखते हैं कि एक मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने के लिए नंबर ऑफ पीपल्स की नीड पड़ती है। कुछ लोग पेपर मेकर्स का काम करते हैं, कुछ स्क्राइब मीन्स राइटिंग करने का, लिखने का काम करते हैं। कैलीग्राफी का मीन्स है आर्ट ऑफ राइटिंग, सुंदर सुंदर राइटिंग लिखने वाले लोग। ग्लाइडर्स जो पेपर वगैरह को चिकना बनाने वाले लोग, पेंटिंग करने वाले लोग, बुक को बाइंड करने वाले लोग और ऐसे ही मैनी अदर पर्सन्स होते हैं, तब जाकर एक
जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो तैयार होती। अकबर की जो फेवरेट कैलीग्राफी थी, कैलीग्राफी स्टाइल मीन्स आर्ट ऑफ राइटिंग थी, वो थी नस्तलिक। अब ये जो नस्तलिक स्टाइल होती थी वो फ्लूइड स्टाइल में लिखी जाती थी। इसके अंदर हॉरिजेंटल स्टॉक्स होते थे। और जो मोस्ट पॉपुलर कैलीग्राफी थी अकबर के कोर्ट के अंदर, उनका नाम था मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर। वो कश्मीर से बिलोंग करते थे। उनकी जो नस्तलिक जो स्टाइल थी वो सबसे अच्छी मानी जाती थी अकबर के कोर्ट के टाइम पीरियड में। तो उनको एक उपाधि दी गई थी। उनकी जो ऑनर्ड विद द टाइटल था वो था जरीन कलम। जरीन कलम या गोल्डन पेन की उनको उपाधि दी गई थी। मुगल क्रॉनिकल्स के अंदर मुगल कोर्ट के जितने भी इवेंट्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे इवेंट्स होते थे जिनको लिखकर नहीं बताया जाता था। उन इवेंट्स को रिटन टेक्स्ट के माध्यम से ना बताकर वहाँ पर पेंटिंग्स बनाई जाती थी उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो क्या है, पेंटिंग्स भी एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण उसका रोल होता था। अब मुगल पेंटिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करते हुए अबुल फजल ने पेंटिंग्स को क्या कहा, एक मैजिकल आर्ट कहा है। यहाँ तक जो अबुल फजल हैं उन्होंने पेंटिंग से हेट करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। साथ ही साथ जो उलेमा जो लोग होते हैं, उलेमा मीन्स जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जो मेनली कुरान में लिखी हुई बातों को ही आधार बनाकर वो अपने थॉट्स रखते हैं, उनको उलेमा कहा गया है। और कुरान में भी मेनली हदीस किससे रिलेटेड थी, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जो अपने आप को गॉड ऑफ मैसेंजर मानते थे, तो उनकी लाइफ से कुछ ऐसे इवेंट घटित हुए जिनको हदीस में लिखा गया है। तो उसमें पेंटिंग्स के बारे में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो मानव द्वारा बनाई गई जो रचना है, सिर्फ मैन को कौन क्रिएट कर सकता है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको क्रिएट करने का राइट किसके पास है, गॉड के पास है। तो गॉड की बनाई रचना को कोई और व्यक्ति कैसे क्रिएट कर सकता है। तो ये किसका मानना था, प्रोफेट मोहम्मद का। तो इसलिए वो लोग पेंटिंग्स को अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन अकबर चाहता था कि उनका जो व्यू पॉइंट है उसको चेंज करना चाहिए, और वो बुक्स के अंदर पेंटिंग्स को एक बहुत ही सुंदर आर्ट मानते थे। अब बहुत सारे आर्टिस्ट का नाम बताया है यहाँ पर। फाइनेस्ट आर्टिस्ट हैं मुगल टाइम पीरियड के। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है बिजहाद, जो बाबर के टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही फाइनेस्ट आर्टिस्ट थे। और सेकेंडली जो आर्टिस्ट हैं मीर सैयद अली और अब्बू समद, ये क्या है, हुमायूं के साथ ईरान से आए थे, ये भी आर्टिस्ट थे। अब हम देखते हैं कि जो क्रॉनिकल्स लिखा गया है अकबरनामा, तो रिटन बाय अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसकी फर्स्ट जो 2 बुक्स हैं वो क्रॉनिकल्स हैं, और थर्ड बुक्स हैं उसको आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। वो क्या है, अकबर के पूरा जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी नॉलेज वो देती है। अदर एक ऐसा ही क्रॉनिकल्स लिखा गया जिसका नाम था बादशाह नामा, रिटन बाय किसके द्वारा, अबुल अहमद लाहौरी द्वारा लिखा गया था, जो किसके प्यूपिल थे, अबुल फजल के शिष्य थे। तो ये जो बादशाह नामा है ये भी 3 पार्ट्स के अंदर लिखा गया है। इसके 2 पार्ट्स किसने लिखे हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखे हैं। लेकिन इसके अंदर इस बुक को रिवाइज किसने किया, कुछ गलतियां थी उसका करेक्शन करने का काम किया, जो उनका वजीर था शाहउद्दौला खान, उसने किया। लेकिन क्या है कि अपने ओल्ड एज के चलते हुए अब्दुल हमीद लाहौरी है वो उसका 3rd पार्ट नहीं लिख सके। और जो 3rd पार्ट है वो किसने लिखा, एक हिस्टोरियन है जिनका नाम वारिस है, उन्होंने इसको लिखकर पूरा किया। लेकिन 1784 के अंदर जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो एक यहाँ पर सोसाइटी बनाते हैं जिसका नाम है एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस सोसाइटी का मेनली काम क्या होता था कि ये सोसाइटी काम करती थी जितनी भी बुक्स थी उनको एडिटिंग करने का, उनको प्रिंटिंग करने का, उनको ट्रांसलेट करने का, जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट हैं
लाइक अकबरनामा है, बादशाहनामा है, इनको अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते थे। अब ये 1784 के अंदर द एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा ये सोसाइटी फाउंड की गई थी। हमने देख लिया इसका मेनली फंक्शन क्या होता था। अब हम देखेंगे कि जो अबुल फजल है, अबुल फजल के ऊपर जो सूफी थिंकर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। वो सूफी थिंकर कौन है? ईरानियन सूफी थिंकर सुहारवर्दी। तो सुहारवर्दी की जो बातें हैं उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस अबुल फजल के ऊपर दिखाई देता है। इसी बात से प्रभावित होकर अकबर ने इसको अपने अबुल फजल को अपना कोर्ट हिस्टोरियन बनाया था। अब हम बात करते हैं कि जो अबुल फजल है वो डिवाइन लाइट के बारे में क्या कहता है, कि वो कहता है कि जितने भी मुगल रूलर्स हैं उनको गॉड ने एक डिवाइन लाइट दी है और वो आने वाले जितने भी उनके सक्सेसर होते हैं उनके अंदर अपने आप ही ट्रांसमिट होती चली जाती है। अब 17वीं सेंचुरी के अंदर मुगल आर्टिस्ट हैं, वो जितने भी 17वीं सेंचुरी के अंदर जो मुगल आर्टिस्ट हुए उन्होंने मुगल एम्परर्स की जितनी भी पेंटिंग्स बनाई उसके पीछे उन्होंने एक हैलो बनाया। हैलो का मीन्स उनके पीछे एक प्रभाव मंडल बनाया, जैसे सन होता है उससे रेजिज निकलते हैं, उसी प्रकार से जितने भी मुगल रूलर्स हैं उनको एक डिवाइन लाइट के रूप में सिंबलाइज्ड किया गया है कि गॉड ने उन्हें एक स्पेशल पावर्स दी हैं रूल करने के लिए। अब हम देखते हैं अ नंबर ऑफ सिंबॉलिक वर क्रिएटेड फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आइडिया जस्टिस। अब हम जस्टिस की बात करते हैं कि नंबर ऑफ सिंबल्स बनाए जाते थे मुगल रूलर्स के द्वारा जस्टिस को लेकर। तो हम देखते हैं जहांगीर के टाइम पीरियड के अंदर एक सिंबल बनाया गया है कि एक लॉयन है और एक लैम्ब है, दोनों पीसफुली और हारमनी से वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कहने का मीन्स है कि जस्टिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। जहांगीर ने एक चैन बनवाई हुई थी जस्टिस के लिए जिसको जहांगीर चैन्स ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता था। और ये दिखाया गया है कि ये जो चैन है वो कहाँ से होती हुई आ रही है? हेवन से होती आ रही है। अगर किसी कोई व्यक्ति होता था जिसको न्याय नहीं मिलती थी तो वो व्यक्ति ये जो चैन ऑफ जस्टिस है उसको हिलाकर अपना जजमेंट है वो मांग सकता था। अब हम देखते हैं कि सुलह एक कुल क्या था। तो सुलह एक कुल अकबर का एक आइडिया था। सुलह एक कुल का मीन्स क्या है? सुलह एक कुल का मीन्स है एब्सोल्यूट पीस। तो ये जो आइडिया है ये किसने ओरिजिनेट किया था? तो अबुल फजल ने इसको ओरिजिनेट किया था। अब सुलह कुल में देखते हैं कि क्या है कि जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सभी स्कूल ऑफ थॉट्स और रिलीजन्स को अपने जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होती है। लेकिन एक कंडीशंस होती है कि वो एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इन्फीरियर नहीं कहेंगे और लास्ट एंड जो फाइनल डिसीजन है वो किसका होता है? किंग का होता है। किंग की मेनली उसके ऊपर अथॉरिटी है। तो कहने का मीन्स ये है कि सुलह एक कुल ऐसा आइडिया, ऐसा थॉट था जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर एक कंडीशंस थी, उनको पीसफुली अपने विचारों को अभिव्यक्त करने को, अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करने का राइट है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ नहीं सकते। और लास्ट एंड फाइनल जो अथॉरिटी होती है, पावर होती है, वो किसके पास होगी? रूलर के पास होगी। अब हम देखते हैं कि अकबर ने दो ऐसे टैक्सेस थे उनको हटाया। वो टैक्सेस डिस्क्रिमिनेट टैक्सेस थे, मतलब डिस्क्रिमिनेट को शो करते थे। फर्स्ट टैक्स था पिलग्रिम एज टैक्स, तो इसको एबोलाइज्ड किया गया 1563 के अंदर। दूसरा टैक्स था जजिया, जजिया टैक्स। जजिया टैक्स क्या होता था? नॉन मुस्लिम्स के द्वारा जो टैक्स दिया जाता था, इन रिटर्न मुगल रूलर्स उनको प्रोटेक्शंस देता था। तो जजिया टैक्स को 1564 के अंदर जो अकबर है वो अबुलाइज्ड कर देता है। लेकिन जब औरंगजेब का टाइम पीरियड आता है तो औरंगजेब इसको फिर दोबारा से जजिया टैक्स को लेना स्टार्ट कर देता है। अब अबुल फजल को देखते हैं कि वो सोवरेंटी को लेकर क्या बात कहते हैं। तो सोवरेंटी का मीन्स क्या होता है? सोवरेंटी मीन्स अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन
होना, अपने ही खुद के रूल रेगुलेशन होना और खुद ही अपने द्वारा गवर्न करना, तो उसको सोवरेंटी कहते हैं। तो अबुल फजल ने जो सोवरेंटी वर्ड है उसको डिफाइन किया है। उन्होंने कहा कि सोवरेंटी क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उनका कहने का मीन्स ये है कि एक एम्परर जब तक ही राज कर सकता है जब तक उसकी प्रजा उसके ऊपर बिलीव करती है, अपने प्रजा को वो जब तक प्रोटेक्शंस देता है तब तक ही वो किंग बना रह सकता है, तब तक ही उसकी सोवरेंटी बनी रह सकती है। एक एम्परर है वो 4 तरीके से जो उसकी प्रजा होती है उसकी रक्षा करता है। फर्स्टली क्या है कि वो उसकी लाइफ की, उसकी जान की, सेकेंडली उसकी प्रॉपर्टी या माल की प्रोटेक्शन देता है, थर्डली उसका ओनर है उसकी जो रेस्पेक्ट है उसको, फोर्थली उसका जो फेथ है या दीन है उसको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जो प्रजा है उससे इन रिटर्न वो जितने भी उनके रिसोर्सेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनसे टैक्स लेता है प्रोटेक्शंस देने के बदले में। अब हम देखते हैं कि मुगल एम्परर्स होते हैं, उनकी जो कैपिटल्स हुआ करती थी वो उनके लिए एक उनका हार्ट हुआ करती थी। अब हम देखते हैं कि अलग अलग रूलर्स आए, उन्होंने अपनी कैपिटल्स को चेंज किया। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि जो बाबर है, बाबर की कैपिटल कौन सी थी। बाबर की कैपिटल आगरा होती है। हम देखते हैं 1526 के अंदर जब बाबर इंडिया के अंदर आता है तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा होता है और दिल्ली सल्तनत में भी जो लोधी डायनेस्टी है उसका लास्ट रूलर होता है इब्राहिम लोधी, उसको डिफीट करता है। उसके बाद उनकी जो कैपिटल है उस टाइम पीरियड में आगरा होती है। तो बाबर की जो कैपिटल है वो क्या रहेगी, आगरा ही रखेंगे। बाबर के बाद जब अकबर आते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के लिए जो उनकी कैपिटल है वो क्या रहेगी, वो आगरा रहेगी। लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद अकबर है वो क्या करता है, फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बना देता है। लेकिन 1585 के अंदर नई राजधानी को ट्रांसफ़र किया जाता है लाहौर। अकबर क्या करता है, लाहौर में अपनी राजधानी को फिर ट्रांसफ़र कर देता है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि वो जो नॉर्थ और वेस्ट साइड में जो अटैक्स हो रहे हैं उनको रोकने के लिए अपनी कैपिटल लाहौर शिफ्ट कर देता है। लेकिन जब शाहजहाँ का टाइम पीरियड आता है तो शाहजहाँ क्या करता है, अपनी जो कैपिटल है वो शाहजहानाबाद दिल्ली के अंदर बनाता है। तो हमने देखा कि कैसे कैसे रूलर्स ने अपनी कैपिटल्स को चेंज किया। तो मुगल एम्पायर की जो हार्ट माना जाता था वो किसको माना जाता था, कैपिटल को माना जाता था। अब हम यहाँ पर पिक्चर्स देख रहे हैं, द वाइट मार्बल टॉम्ब। ये किसका टॉम्ब बना हुआ है, शेख सलीम चिश्ती। और ये कहाँ पर बना हुआ है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, अकबर ने। अकबर ने इसको बनवाया था शेख सलीम चिश्ती की याद में। अब अकबर ने दूसरी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता था। जब गुजरात के ऊपर अकबर ने विक्ट्री प्राप्त की तो उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। अब शाहजहाँ ने कैपिटल बनवाई शाहजहानाबाद, उसके अंदर उसने रेड फोर्ट बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, चांदनी चौक बनवाया। तो इस प्रकार की उन्होंने अलग अलग बिल्डिंग्स को बिल्ड करवाया था। अब हम देखते हैं कि इन मुगल कोर्ट द प्लेस accorded to a courtiers by the rulers was sign of his important especially in the eyes of the emperor। तो हम देखते हैं मुगल कोर्ट के अंदर जो उनके क्रॉनिकल्स हैं वो उनका इन द आइज ऑफ द एम्परर्स माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एम्परर है अपनी गद्दी के ऊपर बैठ जाता है तो उस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी उनके कोर्टियर्स हैं उनकी विदाउट परमिशन के वहाँ से कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो उनके कोर्टियर्स थे वो अपने राजा के प्रति कितनी रिस्पेक्ट रखते हैं। अब हम देखते हैं द एम्परर की जो डे की शुरुआत है वो किस प्रकार से होती है। तो एम्परर होते थे, उनकी डे की शुरुआत होती थी रिलीजियस डिवोशन से। वो मेनली सूर्य उदय से पहले उठते थे, उठने के बाद वो अपनी कुछ रिलीजियस जो प्रेयर्स वगैरह हैं वो करते थे। उसके बाद
जो उनकी सब्जेक्ट, जो उनकी जनता होती थी, उसके लिए एक स्मॉल बालकनी में आते थे और उस झरोखा से अपनी जनता को दर्शन देते थे। उसमें कौन कौन लोग इंक्लूड होते थे? लाइक मर्चेंट्स होते थे, सिक पीपल्स होते थे, ऑर्डिनरी पीपल्स होते थे, चिल्ड्रन होते थे। ये सब इंक्लूड होते थे। उन लोगों को ये दर्शन देते थे। इस प्रकार की जो प्रथा थी, जो कस्टम था, उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको झरोखा दर्शन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो एम्परर है वो चलकर कहाँ जाता था? पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस के अंदर जाता था, पब्लिक हॉल के अंदर जाता था। और उसको किस नाम से जाना जाता था? उस हॉल को दीवान ए आम के नाम से जाना जाता था। और जितनी भी ऑर्डिनरी जनता होती थी, उनकी बातें, उनकी जितनी भी पेटिशंस होती थी, उनको यहाँ पर सुना जाता था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो अगला जो इसका पार्ट है, आई होप मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।